और आज हम आ चुके हैं पेन किलर सीरीज के रे ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर। तो हम सभी को पता है कि रिफ्रैक्शन दो जगह पर हो रहा है, एक पहला ये है और दूसरा एक ही। तो हमारे पास क्या कहानी बनती है बेटा, तो दिस फैक्टर यहाँ पर अल्फा 1 पे इंसिडेंस हो रहा है और बीटा 1 पे बाहर निकल के आ रहा है। और इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया दैट इज μ1, यहाँ का दिया गया है μ2 कि यहाँ का μ3 है, ठीक है ना। तो यहां से आपको मैंने पैराक्सियल की दो बातें बताई कि अगर आपको पैराक्सियल रेज है तो फोकस का रे नहीं लेनी, आपको दो रेज लेनी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर वापस आएगी। उन्होंने बोला कि वायर इज बेंड इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f एज शोन इन द फिगर। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करें सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम आ चुके हैं पेन किलर सीरीज के रे ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर, राइट। रे ऑप्टिक्स चैप्टर एक बहुत ही बढ़िया प्यारा सुंदर सा चैप्टर है। स्टार्टिंग में बड़ा मजा आता है जब मिरर शुरू होता है, लेकिन थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होता है, कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी आना कम हो जाती है जब हम रिफ्रैक्शन के अंदर आते हैं। तो आज इस लेक्चर के अंदर मेरी कोशिश है कि वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप तक पहुंचा पाऊं, आप तक वो बातें पहुंचा पाऊं फंडामेंटली कि क्या चीज कैसे बदल रही है और क्या क्या एस्पेक्ट नए नए आप सोच सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ही प्यारा सा सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और क्योंकि रे ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्रैक्शन हर जगह यूज आ रहा होता है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम मिरर के साथ मिरर के आगे भी हम लोग पैरेलल स्लैब लगा देते हैं, शिफ्टिंग देखते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज की लोकेशन में क्या बदला है वहां पे देखते हैं, है ना। आप अपने मतलब बेसिक एचसीवी क्वेश्चंस भी करोगे तो मिरर के ऊपर पानी भर देंगे, राइट, वहां से भी रिफ्रैक्शन शुरू हो जाता है। तो रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट, शिफ्टिंग के कंसेप्ट, पैरेलल स्लैब के कंसेप्ट बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत किसी भी क्वेश्चन के अंदर वो घुस सकते हैं। और जनरली क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया ही इसी तरीके से जा रहा होता है कि मिरर के आगे चार अलग मीडियम लगा दिए, है ना, और फिर कैसे काम करेंगे, किस तरीके से वो मीडियम्स बिहेव करेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को करें तो हमारे लिए कभी गलती होने की संभावना ना रहे, किस तरीके बेसिक कंसेप्ट को हमको लेके चलना है। तो कई बार अगर हम फंडामेंटल क्वेश्चंस की बात करें तो मेरा अप्रोच जो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि यार आप किस तरीके से काम करो ताकि आप कभी गलत ना करो, है ना। कोई कई बार क्या होता है कि रे ऑप्टिक्स के अंदर कई जगहों पर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाती हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स कई बार थोड़ा सा आपको परेशान भी कर देती हैं। तो आज के इस प्यारे सेशन के अंदर हमारी चर्चा है बेटा रिफ्रैक्शन के ऊपर, और इस रिफ्रैक्शन कंसेप्ट के अंदर हमारे पास आज हम बात करेंगे वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है कि भैया अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है, अब बदल दो तरीके से सकता है, या तो पैरेलल स्लैब के फॉर्मेट में बदलेगा या फिर वो बदलेगा रेडियली। इसके कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे तो कुछ और कराऊंगा। इसके हो सकता है कम क्वेश्चन किए कि रेडियली बदल रहा है, जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर में रेडियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे और पूछे जाते हैं। तो वहां पर किस तरीके से काम करना है वो आपको बताऊंगा। इसके अलावा हम लोगों की चर्चा रहेगी पैरेलल स्लैब शिफ्टिंग के ऊपर इन डिफरेंट केसेस, मतलब जब रे आ रही है जा रही है तो किस तरीके से शिफ्टिंग को रखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के साथ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के साथ किस तरीके से शिफ्टिंग के केस पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा होगी बेटा दैट इज ऑफ पैरा एक्सियल रेज, क्योंकि जेई एडवांस ने ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन पूछे नहीं पैराक्सियल के ऊपर। तो पैराक्सियल के ऊपर क्वेश्चन पूछे, अगर पैराक्सियल पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको उन्हें कैसे अप्रोच करना होगा, क्या थॉट प्रोसेस रखनी है, क्या सोच के काम करना है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन इस पूरी चर्चा को शुरुआत में कर रहा हूं एक पहले क्वेश्चन के साथ, राइट, जहां बेसिक रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं एक पहले बेसिक क्वेश्चन के साथ, फिर हम धीरे 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 आपको इस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे और चीजों को समझाएंगे। तो पहली कहानी शुरू होती है एक बेसिक क्वेश्चन से, दैट इज अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ एन एम्प्टी हेमिस्फेरिकल बाउल। क्वेश्चन को जनरली इस नाम से भी देखते हैं, कॉइन या डिस्क इन हेमिस्फेयर। यहां पर इस क्वेश्चन के माध्यम से मेरी चर्चा जो है वो है इज जस्ट नॉट विजिबल। तो हम इसके अंदर सीखेंगे कंसेप्ट का कि जस्ट विजिबल कंडीशन होती क्या है और जस्ट नॉट विजिबल कंडीशन होती क्या है, राइट। एक बेसिक चीज को अगर आप समझ लो तो देखो, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यार रे ऑप्टिक्स के अंदर कुछ अलग ही कहानी बन जाएगी। रे ऑप्टिक्स की कहानी बहुत सिंपल है, बेसिक्स पे ही काम मैक्सिमम है, राइट। तो रे ऑप्टिक्स इज नॉट वेरी डिफरेंट चैप्टर, उसको बस पूछने के तरीके पे काम बहुत अलग होता है। वहां पर आपको कोई क्वेश्चन समझा देगा ना, क्वेश्चन हो जाता है।
इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझा दे तो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, बस कोई समझा दे तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। तो बोला गया कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द एम्प्टी हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस r and is just not visible to an eye looking over the edge. When the basin is filled with the water, the whole coin is just visible. अब ये just visible और just not visible के बीच का फर्क क्या है? To an eye in the same position, मतलब eye की पोजीशन नहीं बदली है, the diameter of the coin क्या होगा if mu is the refractive index of the water. तो मुझे इसका वो निकालना है। आपने कहा ठीक है, चलो। मैंने कहा चलो देखो भाई, ये इसका एज हो गई, ब्रिम हो गई। अब उसने बोला कि एक साइड से देख रहे हैं, मतलब इधर कहीं पे अपनी साइड होगी, कहीं एक मान लेते इधर होगी, इधर होगी, ठीक है, मैं उधर मान ले रहा हूं। जस्ट नॉट विजुअल, मतलब अगर इसको इस साइड से देखना है तो कुछ रेज ऐसे निकल रही होंगी, कुछ रेज ऐसे निकल रही होंगी, और जितनी भी रेज इस एज से निकल रही होंगी वो सब इसके ऊपर होगी। तो मतलब अगर आप एज में जस्ट नॉट विजिबल हो, इसका मतलब आप इस रे के नीचे हो, मतलब आई आपकी कुछ यहां पर है। पहले समझो, मतलब ये लास्ट रे जो जा रही है आप इसके नीचे, तो अभी तो जस्ट नॉट विजुअल कंडीशन है। अब आपने कहा इसको सेम रखा गया और क्या किया, इसको पानी से भर दिया, इट इज फिल्ड विद वाटर। अब ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो आपको सीवी में भी पूछे गए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल टैंक टाइप का रखा गया है जहां पर आप इजिली काम कर पाते हैं। तो आपने बोला जब यहां से जाएगा तो इसका मतलब क्या, आपने कहा अब देख सकते हैं कॉइन को। अब अगर कॉइन को देख सकते हैं, इसका मतलब अब हुआ क्या, तो आपने कहा कॉइन जस्ट विजिबल है। कॉइन जस्ट विजिबल है, इसकी सिंपल कंडीशन ये होगी कि अब जो रे यहां निकलेगी वो यहां से घूमने के बाद आई पे चली जाए, तभी तो इसके बाद की सारी रे यहां पहुंच जाएंगी, क्योंकि बाकी के रेस का एंगल ज्यादा होगा तो वो डेविएट भी ज्यादा कर जाएंगे। तो जब ये यहां जा रही तो बाकी रेस के नीचे आईज में जा ही रही होंगी, तो बाकी देख सकते। तो ये पहली रे है जो कॉइन से निकल रही, अगर वही दिख गई तो इसके बाद के सबका एंगल ज्यादा है तो बाकी सब दिख ही सकती है। तो ये जो पिंक कलर की रे बनी है, दैट इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ जस्ट विजिबल। जस्ट विजिबल की कंडीशन यहां पर आपने लगा दी। आपने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा अब देखो, अब अगर इसका मतलब अगर यहां से ये एंगल आई बन रहा है तो ये एंगल इसका आर होना चाहिए, तभी तो कॉइन से जाने वाली बाकी रेस जो होंगी, जो इधर से ऐसे जा रही होंगी वो ऐसे जाके ऐसे घुस जाएंगी, इधर जा रही, तो वो मतलब डायग्राम थोड़ा खराब हो जाएगा इसलिए मैं उस पर नहीं बना रहा हूं, लेकिन आप समझ सकते हो, उम्मीद कर रहा हूं। तो आपने कहा सर अच्छा, तो इसका मतलब यहां से मैं बोलूं तो मैं लिख सकता हूं म्यू साइन आई इट शुड बी इक्वल टू 1 साइन आर, ये होना चाहिए। अब हमारे पास चैलेंज है कि मैं आर और आई को किसी तरह रिलेट कर दूं। आई और आर को रिलेट करने के लिए हमें सिंपल ज्योमेट्री की सहारा लेना पड़ेगा। अब क्योंकि हमें निकालना रेडियस है इसी इक्वेशन से, तो अब किसी तरह मैं रेडियस को रिलेट करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। आपने कहा मान लेते हैं सेंटर है कुछ, ठीक है। तो आपने कहा कि सर देखो, अगर मैं आई की बात करता हूं और ये इसकी स्मॉल आर इसकी रेडियस मान ली और इसकी टोटल रेडियस कैपिटल आर, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये रेडियस टोटल आर है तो ये बन गया बेटा आर माइनस आर, और ये वाला बन जाएगा आर प्लस आर, ये दूरी देखो। और अगर ये वाला एंगल आर है तो ये टोटल एंगल भी आर होगा। अब मुझे किसी तरीके से ये वाली हाइट पता चल जाए तो अपना काम चल जाएगा। तो आपने कहा ये वाली हाइट मतलब ये वाली हाइट चाहिए, मैंने कहा हाँ यार ये वाली हाइट चाहिए। अब ये वाली हाइट कैसे निकाल सकते हो, तो मैंने कहा इस वाले ट्राइंगल को देखो जरा। तो आपने कहा ये ट्राइंगल जो ऐसे आपने बनाया है, इसकी ये रेडियस आर है, ये स्मॉल आर है, तो ये वाली हाइट कितनी होगी, आपने कहा अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब अगर मैं आपसे पूछता तो क्या आप मुझे बोल सकते देखो सर साइन आई जो बनेगा इट इज द परपेंडिकुलर वन। तो मुझे ये देखो जरा, इस पॉइंट को अगर मैं ए नाम दे दूं, इसको मैं बी नाम दे दूं, इसको मैं सी नाम दे दूं, इसको मैं डी नाम दे दूं, तो आप जरा देखना साइन आई की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूं बी डी अपॉन ए बी, और बी डी को अगर आप देखेंगे तो लिख सकते हैं आर माइनस आर अपॉन, अब ए बी की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तभी तो मैं ये हाइट निकाल के इसकी बात कर पाऊंगा क्योंकि साइन फंक्शन निकालना है। तो इट कम्स आउट टू बी आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख लीजिए, क्लियर।
सिमिलरली अगर मैं साइन आर की बात करूं तो इट कम्स आउट टू बी, ये पूरा आर प्लस आर हो जाएगा, मतलब सी डी अपॉन ए सी, आर प्लस आर अपॉन अंडर रूट के अंदर आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ वी कैन इक्वेट बोथ ऑफ देम, अब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। म्यू साइन आई मस्ट बी इक्वल टू 1 साइन आर, तो आपने कहा इक्वेट करेंगे तो क्या बन गया, मैंने कहा म्यू टाइम्स ऑफ साइन आई कितना हो गया, आर माइनस आर, और इसके नीचे आ गया आपके अंडर रूट के अंदर आर माइनस आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू आर प्लस आर अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस 2 आर इंटू स्मॉल आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इन बोथ ऑफ द केसेस स्मॉल आर स्क्वायर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपने कहा यस बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से म्यू आ गया और यहां से अपने पास फैक्टर बन गया, आपने कहा ठीक है सर। नीचे अंडर रूट की बात आ गई, आपने कहा ठीक है, तो यहां पर आ गया म्यू टाइम्स ऑफ आर माइनस आर अपॉन आर प्लस आर, इट शुड बी इक्वल टू, बेटा यहां पे देखोगे तो ये वाला आर, ये वाला माइनस आर कहता हूं, ये 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आर हो गया, और यहां पे तो मैं इसको अंडर रूट में लिख देता हूं, यहां पे आ जाएगा देखो 2r स्क्वायर माइनस 2r इंटू स्मॉल आर अपॉन यहां हो गया 2r स्क्वायर प्लस 2r इंटू स्मॉल आर। अगर आप देखेंगे तो 2r कॉमन लेंगे तो r माइनस आर अपॉन आर प्लस आर, यहां फैक्टर बन गया बेटा दोनों तरफ, क्योंकि अंडर रूट का फैक्टर है तो यहां से ये कटेगा तो इधर अंडर रूट एक बच जाएगा जाके। तो जरा ध्यान से देखना, तो अपने पास वैल्यू क्या बन गया, आपने कहा देखो सर यहां से 2r ऊपर से 2r कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बन गया म्यू टाइम्स ऑफ r माइनस आर अपॉन आर प्लस आर, इट शुड बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आर माइनस आर अपॉन आर प्लस आर। तो इसको कट करेंगे तो म्यू बराबर आ जाएगा म्यू स्क्वायर बराबर आर प्लस आर अपॉन आर माइनस आर, करेक्ट है, मल्टीप्लीकेशन इधर आ जाएगा, तो म्यू स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर स्मॉल आर, इट शुड बी इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर सॉरी आर टाइम्स ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1, इट इज इक्वल टू स्मॉल आर, और यहां से हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। सो आई थिंक कैलकुलेशन इज प्रीटी इजी, और देख लेते कोई आंसर मैच कर रहा है कि आर कॉमन लेके म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, द आंसर इज बी पार्ट, तो आई थिंक वी गॉट द आंसर ओवर हियर, सो दैट इज द करेक्ट वन, म्यू स्क्वायर माइनस 1 आई थिंक सो, सॉरी अपॉन ये सी पार्ट। तो ये आपका पहला आंसर निकल कर आ चुका है बच्चों। अब ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, मतलब मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको फंडामेंटल लेवल पे रिफ्रैक्शन के जो कंसेप्ट्स हैं, कैसे आपको एक चीज को देखना है, वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। नाउ आई एम कमिंग टू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जब कंसेप्ट आता है वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो यहां पर मुझे कुछ बातें आपके दिमाग में क्विक कोपचास बता देता हूं, क्विक रिवीजन वाले पॉइंट। हम सभी को पता है कि बेटा जब भी पैरेलल स्लैब रखी होती हैं, जब भी पैरेलल स्लैब रखी होती हैं, तो हम सभी को पता है कि अगर कोई भी रे यहां से जाती है, कुछ ऐसे 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 बाहर निकल के आ रही होती है, तो म्यू इंटू साइन थीटा इट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। म्यू साइन थीटा जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अगर म्यू साइन थीटा की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहती है तो दैट वुड बी वेरी सिंपल वन, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो म्यू साइन थीटा, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, तो मैंने कहा देखो जब यहां पर इसी तरीके से लगातार वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, एक बदलता हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, जैसे यहां पे, और हमसे बोला जाए कि कोई भी रे यहाँ से बदल रही है, चेंज हो रही है, किस तरीके से काम होगा, तो मान लेते हैं हमारे पास बोल दिया गया कि यहाँ पर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज म्यू बराबर म्यू नॉट 1 प्लस वाई की होल पावर 3/2 का होल पावर 1/2, ठीक है, कुछ इस तरीके से मान रहे बदल रहा है।
मान लेते कुछ ऐसे बदल रहा है, समथिंग लाइक दिस वन। आपने कहा सर ठीक है, तो अगर कुछ इस तरीके से बदल रहा है बेटा y के फंक्शन के साथ, तो पहले समझना कि इसका मतलब क्या होता है। आपने कहा देखो अगर y के साथ बदल रहा है मतलब एक y पर ये वैल्यू फिक्स रहेगी, मतलब जब फंक्शन y के साथ बदलेगा तो आपको यह समझना है कि इसके पैरेलल स्लैब कुछ इस तरीके से, मतलब हर एक y पर अगर आप एक dy का एलिमेंट सोचते हो तो वो उस पूरे पर यहां पर म्यू कांस्टेंट रहेगा, मतलब म्यू y के हिसाब से बदल रहा है, इसका मतलब द नॉर्मल वुड बी समथिंग लाइक दिस वन, दिस इज द नॉर्मल। ये क्या हो गई बेटा, आपकी नॉर्मल हो गई। अब अगर कोई रे, अच्छा ऊपर जाते हुए अगर म्यू नॉट बढ़ रहा है या घट रहा है, दो कंडीशंस हो सकती हैं। अगर म्यू बढ़ रहा होता है, मतलब अगर आप यहां से डेंसर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, तो रे जो होगी, जैसे यहां से एक रे ऐसे आ रही है, द रे विल शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्मल, राइट। रे हमेशा किधर शिफ्ट होगी, क्योंकि डेंसर के पास जाएंगे तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी, तो प्रोपोगेशन कुछ इस तरीके से रहेगा। नाउ द पॉइंट दैट केम इनटू द पिक्चर कि भैया इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताओ, उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये सब चीजें पे हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन पहले इस छोटे से पॉइंट देख लो बेटा एक बार फटाफट। तो अब बेटा ये बेसिक कंडीशन तुमने समझ ली कि अगर ऐसा कुछ है, अब अगर सोचो मैं यहां पूछूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये बेसिक तौर पे आपने किया होगा, तो मैं इसको थोड़ा क्विकली सम अप करता हूं चीजों को। एज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियली होगी बेटा ये नॉर्मल है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस या नियर नॉर्मल इंसिडेंस। इसको क्या बोल देते हैं बेटा हम लोग, नियर नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोल देते हैं, नियर नॉर्मल इंसिडेंस। तो नियर नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है कि आप 90 डिग्री पर इंसिडेंस ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेजिंग इंसिडेंस। और नियर, सॉरी नियर नॉर्मल बोल रहा हूं, ग्रेजिंग, मैं गलत बोल रहा था, नियर नॉर्मल नहीं बोलेंगे, ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो इसका मतलब जब 90 डिग्री के लगभग इंसिडेंस आ रहा है रेखा और यहां पर जा रही, तो आप इस यहां से बात करेंगे तो इसके नॉर्मल के साथ एंगल कहीं पर थीटा बन रहा है, राइट। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस जगह पर यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है, तो वी कैन वेरी सिंपली से दैट म्यू इनटू साइन थीटा इट शुड बी इक्वल टू 1 इनटू साइन ऑफ 90 डिग्री, वेयर 1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आउटसाइड मीडियम, राइट। ये बेसिक तौर पे चीज पढ़ी है, उसको मैं एक बार जस्ट क्विकली आपके दिमाग में लेकर आ रहा हूं कि हम क्या अप्रोच रखते हैं। और हमें पता है कि जब भी पैरेलल स्लैब रहेगा तो म्यू साइन थीटा विल रिमेन कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर अब यहीं पर मैं बात करता है साइन थीटा की, तो आपने कहा सर ये रे ऐसे जा रही है और मुझे फंडामेंटली सोचा जाए तो मुझे ये वाला एंगल भी चाहिए होगा अल्फा। तो आपने कहा सर मुझे अगर ट्रेजेक्ट्री ऑफ रे चाहिए, तो हम क्या करते हैं बेटा, आपने कहा देखो सर अगर ट्रेजेक्ट्री ऑफ रे की बात करें तो यहां पर ये जो रे का टेंजेंट होगा, तो टेंजेंट का जो एंगल एक्सिस के साथ बनता है इसको बोलते हैं स्लोप, दैट इज एम, दैट इज कॉल्ड tan अल्फा, जो इसका dy बाई dx शो कर रहा होगा इस गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। तो आपने कहा tan अल्फा अगर देखा जाए तो इट इज नथिंग बट सिंपली पाई बाई 2 माइनस थीटा, राइट। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, मैंने यहां से ये निकाल लिया कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन म्यू है। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, आपने कहा tan अल्फा चाहिए, तो मुझे एक चीज पता चल गई दैट dy बाई dx इट इज नथिंग बट tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, इट्स कम्स आउट टू बी कॉट थीटा। अब कॉट थीटा निकालना है, गिवन पता क्या है साइन थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर कॉट थीटा इट्स सिंपली डिफाइंड एज dy बाई dx इट इज नथिंग बट कॉट थीटा, मतलब ऊपर कॉस का फैक्टर आएगा, मतलब ऊपर बेस की वैल्यूज आ जाएंगी, नीचे क्या बोलते हैं, तो इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर मैं बेस की बात करूं तो अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, तो आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1। कॉट थीटा की वैल्यू ध्यान से देख लीजिए, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सिंपल तरीके से लिखा जा सकता है। तो अंडर रूट के अंदर म्यू स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा और यहां से हमारे पास वैल्यूज जो है वो निकल के आ जाएंगे। तो आपने कहा सर अब क्या बन गया, मैंने कहा देखो म्यू की वैल्यू हमको दे रखी है, तो हम यहां से म्यू की वैल्यू को पुट कर देते हैं एंड फ्रॉम हियर वी कैन सिंपली कैलकुलेट द इक्वेशन दैट dy बाई dx इट इज नथिंग बट म्यू स्क्वायर अंडर रूट के अंदर म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, आपने कहा सर ये हो जाएगा जाके y की पावर 3 बाई 2 प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो
dy by dx it is simply equal to y की पावर 3/2. तो dy upon y की पावर 3/2 it should be equal to dx. We can integrate it. और हमको पता है कि रे इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो रे इज पासिंग थ्रू ओरिजिन 0,0. और यहां से हम सिंपल देखो बिल्कुल बेसिक सा इक्वेशन y की पावर -3/2 +1 कर दोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, आपने बोला सर यहां पे निकल के आ जाएगा माइनस का 1/2 और यहां से एक बाहर भी आ जाएगी वैल्यू अपॉन n+1. इट शुड बी इक्वल टू x विद अ माइनस साइन, और वी कैन वेरी सिंपली पुट दैट x इज इक्वल टू माइनस का 1/2√y. एक बार चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन को देख लेंगे बच्चों, कोई चैलेंज हो तो बता देंगे. सॉरी 1/2 3/2 अपॉन, ये ऊपर आएगा ना 2, ये 2 ऊपर आएगा ना बेटा. ठीक है. सो दिस विल बी द फंक्शन जिसकी हम लोग बात कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब ये तो हो गया वेरी, अब मैं आपसे सोचो मैं इसी का एक सेकंड वर्जन आपसे पूछूं और आई आस्क यू कि बेटा एक बात मुझे बता बच्चा कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन निकालना हो, नाउ वी आर कमिंग टू द वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाउ टू डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ट्रेजेक्ट्री इज गिवन. अब हम लोग किधर चल रहे हैं कि ट्रेजेक्ट्री इज गिवन और हम जा रहे हैं फाइंडिंग वेरिएशन ऑफ म्यू. तो अब यहां से रिवर्स कैलकुलेशन की बात करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू. तो जरा जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए और फिर आगे की तरफ मूव किया जाए, बढ़ते हैं. तो आपको क्वेश्चन में बोला गया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद अ सर्टेन रीजन x greater than y greater than 0 changes with that y given thin light and this extraction given है आपको, सब कुछ चीजें given है. mu naught equals to 1 strikes another medium of refractive index mu at right angles and moves through the medium along a circular arc of radius r as shown in the figure. The material with the greatest known refractive index is a diamond, but even the refractive index of this material does not reach the value mu max of 2.5. मतलब डायमंड का भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.5 से ऊपर नहीं जाता, उन्होंने ये बोला. So it is this limit that sets the maximum angular size of the arc. मतलब इसका मैक्सिमम एंगुलर साइज जो आर्क का जो बनेगा वो यहीं से डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि म्यू इससे ज्यादा वेरी कर नहीं सकता है. तो मैक्सिमम म्यू जो जाएगा 2.5 तक जाएगा. और आपने कहा कि ये वेरी कर रहा है, अब कैसे वेरी कर रहा है ये नहीं पता. तो उन्होंने बोला है कि बताओ एंगुलर साइज ऑफ द आर्क इज द एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट द सेंटर. तो कितना होगा वो मैक्सिमम एंगुलर साइज ऑफ द आर्क, कितना होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन रिफ्रैक्टेड क्या होगी एट y इज इक्वल टू r/2. जब y बराबर r/2 पर होगा तो उसका क्या यूनिट वेक्टर होगा. ये कुछ बातें आपसे पूछी गई है. तो इक्वेशन को रिलेट करना है, कुछ बातों को समझना है, कुछ चीजों को करना है. मैं चाहता हूं कि आप 20-30 सेकंड का एक समय लें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. 10-20 सेकंड थोड़ा देख ले क्वेश्चन को, फिर मैं शुरू करता हूं. यहां पर गिवन क्या है. हियर इट इज गिवन द ट्रेजेक्टरी सर्कुलर इन नेचर. जब ट्रेजेक्टरी सर्कुलर नेचर की है, इसको ऐसे समझता है. आपको ये दे दिया गया ये एक रीजन है. इस रीजन में एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी बनाता हुआ ये जा रहा है. मान लेते हैं सर्कुलर ट्रेजेक्टरी होगी तो इसका कुछ रेडियस होगी यार. ठीक है, भावना को समझना. तो आपने कहा सर ठीक है. तो अब यहां पर उन्होंने बोला गया है द थिन लाइटर ट्रैवलिंग द एक्स डायरेक्शन द मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट इक्वल्स टू 1. अब ये यहां का मीडियम कितना दे दिया गया, म्यू नॉट बराबर 1. यहां का वेरी कर रहा है, तो आपने कहा यहां का वेरी कहां से करेगा, आपने कहा म्यू नॉट बराबर 1 से वेरी करके मैक्सिमम जो जा सकता है वो म्यू नॉट बराबर 2.5 जा सकता है. लेकिन कैसे बदल रहा है ये नहीं पता.
लीनियरली बदल रहा है कि लीनियरली नहीं बदल रहा है, हम क्या माने ये हमें गिवन नहीं, राइट। तो अब हमें क्या सोचना, उससे वो एंगुलर साइज कितना बनेगा, मतलब यहां पर अगर इसका कुछ रेडियस होगा तो ये ऐसे जा रहा होगा, तो बताओ इस पर कितना थीटा मैक्स बनेगा। अब इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है। आप कैसे सोचे, कैसे सोचे, जरा इसको ध्यान से समझना। मैंने आपसे बोला, मैंने कहा देखो भाई, अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, मैं मान लेता हूं इसका सेंटर सी यहां था, और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, अब देखो दो तरीके मेरे पास समझने के, ये कुछ यहां पर होगी, ये उसने क्लियरली बोल दिया है कि ये जो वेरी कर रहा है वो y के साथ वेरी कर रहा है। देखो यहां पर क्या है, ये उन्होंने क्लियर बोल दिया, राइट एंगल्स मूव्स द मटेरियल विद द ग्रेटेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द चेंजेस विद y। तो हमको ये गिवन है कि ये y के साथ चेंज कर रहा है, मतलब दिस इज फॉर श्योर, मैं बोल सकता हूं बेटा कि यहां पर जो अब नॉर्मल रहेगी वो एक्स एक्सिस वाली रहेगी, इसके रॉन्ग, क्योंकि यही तो सो दिस विल बी द नॉर्मल। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर ये एंगल थीटा बनेगा, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात। यहां पर बिल्कुल एक्स एक्सिस की तरफ जाती हुई रही आ रही है, आपने कहा यस बिल्कुल एक्स एक्सिस की तरफ जाती रही आ रही, मतलब यहां पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, आपने कहा यस ये 90 डिग्री का एंगल है। ये रेडियस आर है, अगर आप यहां से किसी वाई हाइट पर बात करें और यहां पर पूछे क्या थीटा होगा, तो आपने कहा सर देखो मेरे पास अब दो तरीके हैं, अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट बना दूं, अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट बना दूं और मैं सोचूं कि मैं इसको लिखूं, अगेन सिमिलर सिचुएशन की बात करें, और यहां पर ये अल्फा होगा, तो आई कैन वेरी सिंपली से दैट डी वाई बाई डी एक्स इट इज नथिंग बट सिंपली अल्फा, सिंपली टैन अल्फा। और हमारे मन में पहला विचार कई बार ये आता भी है कि सर इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं दैट x का स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, इससे dy बाई डी एक्स निकालेंगे, अल्फा से इक्वेट करेंगे, अल्फा को थीटा के टर्म्स में पुट करेंगे और साइन थीटा को इक्वेट करके म्यू की इक्वेशन निकाल लेंगे। दिस इज वन ऑफ द वे आउट ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस, एक तरीका ये बन सकता है। लेकिन जब आप सर्कुलर की बात करते, जब आप सर्कल की बात करते हैं, तो यहां पर एक बहुत बढ़िया पिक्चर बन जाती है, बहुत बढ़िया सी कहानी बन जाती है, बहुत बढ़िया सी बात आ जाती है कि देखो अगर ये थीटा और ये अल्फा है, तो वी कैन वेरी सिंपली से कि यार सर्कल की कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी को भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये वाला एंगल थीटा बन जाएगा। दोस्त जरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात हो रही, तो यहां पर ये एंगल थीटा बना। जैसे ही एंगल थीटा बना तो वी कैन वेरी सिंपली से इन दिस सिचुएशन दैट साइन थीटा इट इज नथिंग बट ये लंबाई हो जाएगी यहां से r माइनस वाई, क्योंकि ये y है, इट इज इक्वल टू r माइनस वाई अपॉन r। और मैं बोल सकता हूं 1 साइन ऑफ 90 डिग्री इट शुड बी इक्वल टू म्यू साइन थीटा। देखो एक लाइन में कहानी पूरी बन गई। अब यहां से क्या बन गया, आपने कहा 1 इक्वल्स टू म्यू साइन थीटा आ गया r माइनस वाई अपॉन r। तो ये फ्रॉम हियर वी कैन से द म्यू इज नथिंग बट सिंपली r अपॉन r माइनस वाई। We can very simply say that mu is nothing but r upon r minus y, and this is the very correct answer. So we got the mu variation. Yes, अगर मेरे को ये वेरिएशन y बराबर, क्योंकि यहां से देखो dy बाई dx निकालना ही मुश्किल है, लेकिन अगर ये पैराबोलिक होता तो मैं बहुत आसानी से dy बाई dx की बात करके कैलकुलेशन की तरफ मूव कर सकता था। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी बेसिक थिंग। आपने कहा सर बहुत अच्छा है, तो थीटा मैक्स कितना होगा? मैंने कहा देखो अगर ये थीटा मैक्स है तो यहां पर म्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो आपने कहा सर देखो म्यू का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 2.5, राइट। तो इसका मतलब यहां पर जो थीटा बनेगा, तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं, क्योंकि वही एंगल थीटा ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहां पर जाएगा ये एंगल कितना बनेगा? आपने कहा सर ये वाला एंगल बन जाएगा पाई माइनस थीटा, सॉरी पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा को तो मुझे मैक्सिमाइज करना है फंडामेंटली, तो ये जितना कम होता जाएगा वो उतना बढ़ता जाएगा। तो आपने कहा ऊपर जाते तो बढ़ेगा, तो जब म्यू 2.5 हो जाएगा तो साइन ऑफ थीटा मिनिमम इट्स सिंपली इक्वल टू 1 अपॉन म्यू मैक्सिमम। यही तो है, यही तो बनेगा बेटा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने कहा म्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो आपने कहा 2/5, तो ये आ जाएगा 2/5। तो आपने कहा देखो सर साइन थीटा अगर आप मिनिमम की बात करते हो तो ये हो गया 2/5 के करस्पॉन्डिंग, मतलब ये वाला जो एंगल बन गया पाई बाय 2 माइनस थीटा,
तो मतलब मुझे अगर ये अल्फा ये वाला चाहिए तो फंडामेंटली मैं बात करूं तो वो cos थीटा बन जाएगा, क्योंकि थीटा तो 2/5 है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं व्हाट इज दिस वैल्यू इज ऑल अबाउट, तो बोल सकता हूं cos ऑफ सॉरी साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। थीटा मैक्सिमम नहीं बोल सकते इसको, मतलब अगर मैं इसको अल्फा बोल दूं तो मैं बोल सकता हूं दैट इज cos ऑफ अल्फा, इट इज सिंपली इक्वल टू cos ऑफ π/2 माइनस थीटा, और इट शुड बी इक्वल टू साइन थीटा, इट शुड बी इक्वल टू 2/5। तो अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज π/2 माइनस थीटा, इट सिंपली इक्वल टू 2/5, जहां पर साइन थीटा की वैल्यू सबसे कम हो जाए, क्योंकि कॉस अल्फा जहां मिनिमम होगा अल्फा सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो दिस विल बी द हाईएस्ट। तो यहां से अगर मैं बात करूं द फॉर cos थीटा मैक्स इज इक्वल टू 2/5, दैट इज द वेरी बेसिक थिंग। और y बराबर r/2 जैसे ही आप पुट करेंगे तो यहां से मैंने एट y इज इक्वल टू r/2 बेटा, एट y इज इक्वल टू r/2 मैं बोल सकता हूं दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री पर आप यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, एंड दैट यूनिट वेक्टर इज सिंपली दिस वन। तो ए बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट। तो अगर आपको ट्रेजेक्टरी दी है तो कैसे निकालना है उसकी बात भी हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है। होपफुली आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे रेडियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, लेकिन इसकी बात जरा जल्दी से देख लीजिए। देख लिया बच्चों उसको? तो अब बात करते हैं रेडियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो उसको एक क्वेश्चन से शुरू करूंगा और फिर आपको मैं लेके चलता हूं रेडियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको कभी दिया जाए तो हमें किस तरीके से सोचना है, क्या क्या चीजें करनी है और किस तरीके से हमें अप्रोच को रखना है, राइट। तो अगर हम यहां पर बात करें, आपको बोला गया glass spherical shell of center O with an outer radius r around 7.5 centimeter and in the inner radius of 6.5 centimeter has a refractive index of this one and the outer is given as this one. सोर्स ऑफ लाइट प्लेस कर दिया गया डिस्टेंस ए 6 सेंटीमीटर पे। अब आपसे पूछा गया कि कंसीडर एक लाइट रे आ रही है स्टार्टिंग एट एस गेटिंग रिफ्रैक्टेड इनटू द सराउंडिंग एज शोन द बीटा 2, मतलब यहाँ पे जो रे है वो इसके साथ चली जा रही है। तो आपसे पूछा गया है, तो डॉट लाइन प्रेजेंट द नॉर्मल द पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। मतलब एक सोर्स है जो यहाँ पे है ए दूरी पर, यहां से एक लाइट रे इधर गई, फिर यहां गई, फिर ऐसे निकल के चली गई, राइट। तो दिस इज व्हाट द इवेंट इज बीन डिफाइंड ओवर हियर, और इसको जूम करके यहां पर दर्शाया गया है। आपसे पूछा इस बात के बारे में गया है कि बताओ भाई कौन सा रिलेशन जो यहां पर हमने लिखे हैं वो वैलिड है। कुछ ये कहानी बन रही है। तो हम सभी को पता है कि रिफ्रैक्शन दो जगह पर हो रहा है, एक पहला ये है और दूसरा एक ही है। अगर इन दो जगह पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हमारे पास क्या कहानी बनती है बेटा? तो मैं यहां पर अगर आपको कहानी की बात करूं तो मैंने बोला देखो यहां से अपन बात करेंगे तो दिस फैक्टर यहां पर अल्फा 1 पे इंसिडेंस हो रहा है और बीटा 1 पे बाहर निकल के आ रहा है नॉर्मल, क्योंकि जब रेडियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं मतलब रेडियली वेरी कर रहा है, तो मतलब नॉर्मल जो होगा वो सेंटर से पास करने लाइन होगी। तो अगर नॉर्मल सेंटर से पास करने लाइन होगी तो वी कैन वेरी सिंपली से दैट μ1 बेटा यहां पर इंसिडेंट एंगल जो हो गया इस नॉर्मल के साथ एंगल है अल्फा 1, तो ये वाला नॉर्मल है यहाँ पे, सो दिस इज द नॉर्मल। और इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया दैट इज μ1, यहां का दिया गया है μ2, और बाहर B2 स्टेटमेंट ये ग्लास का है, ठीक है। अब μ1 और μ2 और बाहर का हमको 1 दे दिया गया है, कहीं लिखा है क्या? ये कहीं लिखा होना चाहिए इनटू द सराउंडिंग एज शोन। सराउंडिंग के बारे में बात कर ली गई तो आई थिंक इट इज गिवन एज 1 ओनली, मतलब बाहर का जो है 1 है। मैं अभी एज्यूम करके चलता हूं कि यहाँ का μ3 है, ठीक है ना, मतलब आउटर का जहां पर निकल के बाहर जा रही दैट इज μ3। इसको सराउंडिंग की बात की, सराउंडिंग मतलब एयर की तरह मान सकते हैं, तो वी कैन कंसीडर एज अ 1 आल्सो, बट मैं लेटर ऑन लिख दूंगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या बनेगा दैट μ1 साइन ऑफ अल्फा 1 इट शुड बी इक्वल टू μ2 साइन ऑफ बीटा 1। दिस इज द फर्स्ट रिफ्रैक्शन कंडीशन जो यहां अराइज होगी। सेकंड अगर आप बात करते हैं सेकंड स्टेप पर तो ये आ जाएगा μ2 साइन ऑफ अल्फा 2 इट शुड बी इक्वल टू μ3 साइन ऑफ बीटा 2। करेक्ट है पॉइंट बेटा?
अब रिलेशनशिप में आर को पिक्चर में लाना है और अल्फा वन के टर्म्स में कुछ कहानी को समझना है। तो किस तरीके से हम बात करें, तो इसको देखने के लिए हम लोग एक ट्राइंगल को घूरना शुरू करते हैं। तो लेट्स फोकस ऑन दिस ट्राइंगल। ये दूरी कितनी है, ए के बराबर। ये कितनी है, इनर रेडियस को R1 बोल देता हूं, आउटर रेडियस को R2 बोल देता हूं, ठीक है ना, फॉर द टाइम बिंग। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये एंगल अल्फा वन है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, आपने कहा पाई माइनस फाई। ये कोई एंगल अपने ने पाई माइनस फाई मान लिया। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में साइन रूल लगाऊं, मतलब मैं इसको लेट सपोज ए पॉइंट लिख दूं, तो मैं लिख दूं ट्राइंगल ओ ए एस। इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन रूल लगाता हूं, मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ पाई माइनस फाई अपॉन R1, इट शुड बी इक्वल टू अल्फा वन के अपोजिट ये, तो साइन ऑफ अल्फा वन अपॉन ए। क्या ये बात समझ में आती है बेटा, कोई परेशानी? आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। मैंने सेकंड पॉइंट आपके सामने लिखा। अब आपने कहा तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन फाई अपॉन R1, इट शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा वन अपॉन ए। अगर मैं यही सेम काम, तो मतलब यहां से तो मेरा आई थिंक पहला वाला रिलेशन निकल के आ जाएगा, आर द स्मॉल आर रेडियस है, तो ये सी रिलेशन तो निकल के यहीं से आ गया मेरे पास। अगर मैं इस बड़े ट्राइंगल की बात करूं, ओ, इस पॉइंट को बी लिख देता हूं, ओ बी ए, मतलब मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ओ ए और बी की। अब अगर इस ट्राइंगल में देखेंगे तो ये एंगल बीटा वन है, तो ये वाला एंगल हो गया पाई माइनस बीटा वन। ये वाला एंगल हमको पता है अल्फा टू है, ध्यान से देख लीजिए बेटा। तो अगर मैं इसको रिलेट करता हूं, तो ये आर है, ये कैपिटल आर है, तो वी कैन वेरी सिंपली से दैट साइन ऑफ पाई माइनस बीटा वन, मतलब साइन ऑफ बीटा वन ही बनेगा वो, अपॉन कैपिटल आर, इट शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा टू अपॉन स्मॉल आर। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो म्यू थ्री साइन ऑफ बीटा टू, और साइन बीटा टू की वैल्यू इन दिस स्पेसिफिक केस अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास ये चार इक्वेशन आ गई। अगर ये चार इक्वेशन मेरे सामने लिखी है, तो मैं पहले जनरलाइज करूंगा, फिर लास्ट में सारी वैल्यूज डाल देता हूं। तो लेट मी जनरलाइज द होल सिचुएशन। आपके सामने मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं और मैं यहां लिख रहा हूं। मेरे पास पहला इक्वेशन आ गया म्यू वन साइन ऑफ अल्फा वन, इट शुड बी इक्वल टू म्यू टू, बेटा ध्यान से देखना, इट शुड बी इक्वल टू म्यू टू साइन ऑफ बीटा वन, ठीक है ना। यहां आ गया दूसरी इक्वेशन है म्यू टू साइन ऑफ अल्फा टू, इट शुड बी इक्वल टू म्यू थ्री साइन ऑफ बीटा टू। इक्वेशन एक मेरे पास बन गई है, दैट साइन ऑफ फाई अपॉन स्मॉल आर, इट शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा वन अपॉन ए। और ये इक्वेशन बन गई साइन ऑफ अल्फा टू अपॉन स्मॉल आर, इट शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा टू अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू साइन ऑफ बीटा वन अपॉन कैपिटल आर, साइन ऑफ बीटा वन अपॉन कैपिटल आर। अब ये मेरे पास इक्वेशंस हैं। अगर मैं सिंपलिस्टिक तरीके से सोचता और सराउंडिंग की बात को, इसको मैं बीटा टू को 90 डिग्री और म्यू थ्री को 1 लिख दूं, तो मेरे पास यहां से सारी वैल्यूज निकल के आ जाती। म्यू टू इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा टू, और मैं यहां से म्यू टू की वैल्यू डाल देता हूं, और फ्रॉम हियर वी कैन वेरी सिंपली से कि साइन अल्फा वन की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन बीटा वन की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये मैं वैल्यूज को इक्वेट कर सकता हूं। तो लेट्स सी यहां पर हम बात करते हैं, तो मैं यहां पर बात कर सकता हूं और मैं यहां पर बोल सकता हूं कि साइन ऑफ बीटा वन के टर्म्स में। तो यहां से देखो बेटा, साइन ऑफ बीटा वन यहां पर क्या बन गया, जरा ध्यान से देखना, द साइन ऑफ बीटा वन इट इज नथिंग बट आर टाइम्स ऑफ साइन ऑफ अल्फा टू आर टाइम्स ऑफ साइन ऑफ अल्फा टू और अपॉन आर, या अपॉन में स्मॉल आर लिख दीजिए आप, ये भी ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। आपके पास ये पहली क्वेश्चन यहाँ पे आ गई, साइन ऑफ बीटा वन आर टू अपॉन म्यू टू आर, ठीक है ना। और साइन ऑफ अल्फा टू को अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो साइन ऑफ अल्फा टू को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ बीटा टू के टर्म्स में, ये 1 हो गया। तो वी कैन वेरी सिंपली से द साइन ऑफ अल्फा टू इज 1 अपॉन म्यू टू ओनली। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन निकल के आ जाएगी, अगर मैं इसको 1 लिख देता हूँ, तो म्यू टू इंटू साइन ऑफ अल्फा टू इट शुड बी इक्वल टू 1। तो साइन ऑफ अल्फा टू इज नथिंग बट 1 अपॉन म्यू टू, और वी कैन पुट अल्फा टू एज 1 अपॉन म्यू टू, तो आर अपॉन म्यू टू आर, ये हमारे पास पहला टर्म जो है वो बन के आ जाएगा।
सिमिलरली साइन ऑफ अल्फा वन की बात करेंगे तो आर अपॉन म्यू वन आर की वैल्यू की हम बात कर सकते हैं। तो साइन ऑफ अल्फा वन टर्म्स की अगर मैं बात करता हूं तो साइन ऑफ अल्फा वन, क्योंकि हमारे पास साइन ऑफ बीटा वन निकल के आ गया, सॉरी साइन ऑफ बीटा वन यहां से आर अपॉन साइन अल्फा टू, और साइन अल्फा टू की वैल्यू हमने वन अपॉन म्यू टू निकाल दी, साइन ऑफ बीटा वन यहां पर पुट कर देंगे तो म्यू टू और म्यू से म्यू टू कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में म्यू वन आ जाएगा। तो वी कैन वेरी सिंपली से द साइन ऑफ अल्फा वन इज नथिंग बट वन अपॉन म्यू वन टाइम्स ऊपर आ गया म्यू टू, और साइन ऑफ बीटा वन अभी हमने निकाल दिया दैट आर और साइन आर अपॉन स्मॉल आर इंटू वन अपॉन म्यू टू। तो म्यू टू से म्यू टू कैंसिल, इट सिंपली कम्स आउट टू बी आर अपॉन म्यू वन इंटू आर। तो ये फैक्टर हमारे पास बन गया। ये एक स्पेशल केस आ गया जहां हमने बात करी और यहां से हमने सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया कि भाई ये कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा, एंड वी डिफाइन ऑल द सिचुएशंस ओवर हियर। नाउ अगर मैं बात करने चाहता हूं कि सर अगर वेरिएशन म्यू आर का दे दिया जाए, मतलब एक और क्वेश्चन मैं आपको यहां पर फ्रेम करूं और मैं आपसे पूछूं बेटा, लेट्स सपोज आई आस्क यू वन वेरी सिंपल थिंग कि बेटा मुझे एक बात बताओ जरा कि अगर मेरे को ये अर्थ है दे दिया गया है यहां पे, ठीक है ना, और इट इज आस्क्ड अब यहां पर तो ये कैसे वेरी करेगा और व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं गेम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, जरा थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि अब कहानी थोड़ी सी बढ़िया है और इसी को हम जनरलाइज तरीके से समझने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो गेम ऑफ रेडियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में क्या होगा, ये तो एक जनरल केस था, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन। क्या आपको कोई दे दिया जाए कि आपको बोल दिया जाए कि म्यू एज अ फंक्शन ऑफ आर आपको गिवन है, मतलब आपको बोल दिया जाए कि यहां से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेडियली वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है बेटा, रेडियली वेरी कर रहा है। तो एक रे आएगी, किस तरीके से जाएगी और क्या क्या फिनोमिना होंगे। तो अगेन सेम सिचुएशन मैं अज्यूम करता हूं कि ये, अब देखो अगर किस तरीके से अब इसमें इक्वेशन किस तरीके से काम करेगी, क्या कहानी, मतलब मैंने मान लिया आर है और ये रेडियस हो गई, इसकी थिकनेस मान ली मैंने डी आर, तो इस जगह का म्यू फिक्स रहेगा, राइट। मान लेते हैं इसके इधर का कुछ म्यू वन है, अगेन यहाँ का म्यू है और यहाँ का कुछ म्यू टू है। एक रे जो यहां से एंटर करती है एट सर्टेन एंगल, वट एवर एंगल यू कैन एज्यूम इट ऑफ। तो मैंने बोला कि एक रे यहां पर ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे, फिर कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है ना। वेरी सिंपलिस्टिक assumptions, वेरी सिंपलिस्टिक क्वेश्चंस। मैं हाल फिलहाल के लिए इसको R1 बोल रहा हूं और इसको R2 बोल दे रहा हूं, मतलब मैंने एक चीज लिख दी कि R1 की वैल्यू R है और R2 की वैल्यू R प्लस डी आर है, क्योंकि मैं छोटे एंगल पे रिफ्लेक्शन को देखने की कोशिश कर रहा हूं। और अब मेरी कोशिश इस बात को लेके है कि यार मैं कुछ रिलेशन बिल्ड कर पाऊं कि कैसे जब एक रे अगर यहां पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा वन है और यहां से ये किसी आई वन डाल देता हूं, सॉरी, ये किसी I1 पर एंटर कर रही है, किसी R1 पे जा रही, फिर यहां I2 पे जाएगी, फिर किसी R2 से बाहर निकलेगी, राइट। तो हम I1 को कैसे रिलेट कर सकते हैं और क्या कोई एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मुलेशंस हैं जो इसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने कहा देखो सर मुझे अगेन सेम सिचुएशन जो आपने बताई मैं उसी सिचुएशन पे देखूं तो मेरे को ये बात क्लियर दिखाई पड़ती है कि दैट म्यू वन साइन I1 इट शुड बी इक्वल टू म्यू वन साइन, बेटा ध्यान से देखना, म्यू वन साइन I1 इट शुड बी इक्वल टू म्यू टू साइन म्यू, सॉरी नॉट म्यू टू, म्यू साइन ऑफ R1। At the same time we can say mu sine of I2 it should be equal to mu sine of R2। आपने कहा अभी तक क्या होता था, सुनना जरा ध्यान से कि अप्रोच क्या है, मैं क्या सोच रहा हूं। मैंने कहा देख यार अभी तक जब मेरे पास ये पैरेलल स्लैब थे तो मेरे लिए बड़ी अच्छी कहानी बनती थी कि एक का रिफ्रैक्टिव अगर यहां से I1 पे गया तो ये R1 होगा तो इसका भी R1 हो जाता था, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता था इस बात को डिफाइन कर पाना दैट म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन R2 और फिर यही म्यू टू साइन R2 नेक्स्ट के लिए म्यू थ्री साइन R3 बन जाता था। तो हम इस फिनोमिना से बोल पाते थे कि म्यू साइन थीटा मतलब किसी भी इट इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब अगर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में रे एंटर कर रही है तो उसका म्यू साइन थीटा कांस्टेंट रहेगा। इसी पर बेस्ड हमने बातें की हैं।
लेकिन ये कब रहा? जब पैरेलल स्लैब था। अब आपने कहा यहां पर मामला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, यहां पर मामला कैसा हो रहा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। आपने कहा इसका मतलब, मैंने कहा यहां यार देख, जब यहां R1 से निकलेगा तो यहां I2 है। अगर मैं किसी तरीके से ये R1 ये I2 के बारे में कुछ सोच पाऊं तो हो सकता है मैं कुछ कहानी कुछ चीजें बना। सॉरी, R1 ये एंगल इधर क्यों बना दिया मैंने, सॉरी, द R1 शुड बी ओवर हियर ना। तो आपने कहा कि सर अगेन मेरे सामने रिलेशनशिप तो वही बिल्ड हो रही है कि मैं कैसे R1 से I2 पे पहुंचूं तो मेरे कुछ कहानी समझ में आएगी। तो मैंने कहा देखो R1 की कहानी पर अगर पहुंचेंगे तो ये वाला एंगल अगेन पाई माइनस R1 हो गया। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा देखो यार जरा, अगर मैं यहां एंगल लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं, देखना जरा ध्यान से, साइन ऑफ पाई माइनस R1 अपॉन R2 इट शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ I2 अपॉन R1। तो आपने देखा R1 साइन R1 इट शुड बी इक्वल टू R2 साइन I2। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट बन गया मेरे पास, दैट R1 साइन R1 ये किसके बराबर हो गया? R2 साइन I2 के बराबर हो गया। आपने कहा अच्छा, मैंने कहा यार हाँ यार ये बात तो सही चल रही है। तो अगर मैं सोचूं और मैं यहां पे लिखूं कि साइन R1 और यहां पर ये म्यू1 बैठ रहा है और यहां पर ये I2 गया, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ R2 हो जाएगा। तो मैं अगर मैं यहां पर R1 को रिलेट करने की कोशिश करूं और उसको I2 के साथ लेकर जाऊं तो देखो जरा कुछ कहानी बनेगी। जरा अब यहीं पर गेम पूरा खेलना है, आपके सामने सारी चीजें मैं लिख दी और अब यहां पर आप सोचो, क्योंकि यहीं से बस अब एक लाइन का क्वेश्चन, सोचो कि मैं किसी तरह इस फॉर्मेट में आऊं बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन। आपके सामने ये इक्वेशंस लिखी हुई, 1 2 3। सोचो और सोचो 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 पहले 60 सेकेंड सोचो। कुछ चमका क्या? देखो 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 देखो, साइन R1 को घूरो, क्या लिख सकते हो? तो साइन R1 को आपने लिखा R2 साइन I2 अपॉन, मैंने कहा बस उठा के यहां पटक दो। जैसे आप इसको यहां पटकोगे तो देखो कुछ चमकेगा क्या? म्यू1 साइन I1। बेटा अब यही बहुत बड़ी बात है, दैट शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ R1। ये आ गया, साइन R1 की जगह मैंने लिख दिया I2 को रिलेट करो कि मैं नेक्स्ट फेज पे कैसे जाएगा, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रॉम हियर आई कैन से R2 साइन ऑफ I2 अपॉन R1। R1 इधर आ गया तो मैं लिख सकता हूं म्यू1 R1 साइन I1 इट शुड बी इक्वल टू म्यू R2 साइन ऑफ I2। तो अगर आप देखो तो ये फैक्टर तो आगे के लिए भी होगा, जब R2 से बात करेंगे आगे तो हर जगह अब जो इक्वालिटी यहां पर इस तरीके से बन रही थी अब वही इक्वालिटी यहां पर ऐसे बन रही। मतलब हर एक सेगमेंट पर जो रे इंसिडेंट कर रही होगी उसके करस्पॉन्डिंग हमारी कहानी बनती हुई निकल के आ जाएगी। तो आप सिंपल सी बात ये कह सकते हो मेरे बच्चों कि आपने कहा कि आपने कहा सर इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं दैट म्यू1 R1 साइन ऑफ R1। अगर मैं इसी को म्यू2 बोल देता, आगे वाले को म्यू3 बोल देता तो ये देखना थोड़ा और आसान या बहुत ईजी हो जाता अपने लिए कि अगर ये म्यू2 है, बाहर वाला म्यू3 है। फॉर द टाइम बिंग जस्ट मैं इसको ऐसे म्यू2 लिख दे रहा हूं, इसको म्यू3 कर दे रहा हूं, ठीक है ना। म्यू3 मैंने लिखा भी नहीं था, चलो बहुत बढ़िया। तो आपने कहा यहां पर भी म्यू2 आ जाएगा, यहां पे भी। तो सोचो ना बेटा हमारे पास क्या रिलेशन बन गया, इट शुड बी इक्वल टू म्यू2 R2 साइन ऑफ R2 एंड सो ऑन। तो ऐसे हर एक इक्वालिटी बनती जाएगी। तो वी कैन वेरी सिंपली से दैट म्यू इंटू आर इंटू साइन ऑफ थीटा इट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आपके पास हो गया। अब इसी कंसेप्ट बेस में एक क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं कि आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पाथफाइंडर का CYU क्वेश्चन है, आई थिंक थर्ड लास्ट है जो मुझे याद है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। करो, एक लाइन में होगा और करना है कमेंट में बताना है मुझे कि सर मैंने ये कर लिया, दैट इज कॉल्ड रेडियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो बता दो भाई। क्लियर है? दिस इज द रेडियो, सिंपल कहानी। अब आपको कमेंट करके बताना है, ये चीज समझना जरा ध्यान से, है ना। और अब हम तुमको एक और दिशा में लेके चलते हैं जहां पर हम बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अगर गेम ऐसा हो जाए, क्योंकि हमने देखा है शिफ्टिंग के बारे में, लेकिन जब कोई भी क्या बोलेंगे सिस्टम मर्ज हो जाए इनसाइड द, अब यहां पर मैंने आपको बोला कि 3 सिस्टम बने हुए हैं, है ना, 3 सिस्टम है। अब एक नया क्वेश्चन है जहां पर हम
बात कर रहे हैं शिफ्टिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मिरर या सेगमेंट पूरी तरीके से किसी मीडियम में डूबे हुए हैं और अलग अलग मीडियम पे चर्चा चल रही है। एक ये मीडियम है, मीडियम नंबर 1, एक ये मीडियम है, मीडियम नंबर 2, और एक ये मीडियम है, दैट इज द मीडियम नंबर 3। ठीक है ना। अब ये समझो कि ये 3 मीडियम की कहानी चल रही है, 1 2 3। क्वेश्चन में बोला कि स्पेस इज डिवाइडेड द 3 रीजन 1 2 एंड 3 द 2 प्लेन सरफेस ए एंड सी रिफ्लेक्टेड एनर्जी हाइपोथेटिकल दिए गए ताकि जस्ट आपको कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज करने। 4.2 1.05 एंड दिस इज 2.1। An eye and a source of light light S are placed on the principal axis of a concave mirror of the focal length 14 centimeter if EA is 20 centimeter। अब ये आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, आपको बोला 20 सेंटीमीटर पर है। AS बराबर SB बराबर BP को 7 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, और ये भी आपके पास 7 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, भावना को समझेंगे। हाउ फार फ्रॉम इटसेल्फ डज द आई परसीव द इमेज ऑफ एस इन द मिरर। अपने से कहां पर इमेज परसीव करेगी ये आपसे पूछा गया है, आपको बताना है। आपने कहा सर ठीक है। अब ऐसे केसेस में हम शिफ्टिंग की दिशा में जाते हैं तो हम कई बार बहुत कम, क्योंकि मल्टीपल लेयर है और वहां पर आपको एयर कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। अब चूंकि मीडियम थर्ड में ही है तो फोकल लेंथ की वैल्यू चेंज करो, थोड़े से कॉम्प्लिकेशन करो। मैं कहता हूं कुछ मत करो, मैं आपको बस यही कहता हूं अपने बेसिक को याद रखो। सिंपल कहानी क्या है, यहां से ले जाएगी, दिस इज द फर्स्ट रिफ्रैक्शन, यही तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन है। यहां पर लोकेशन ऑफ इमेज कितनी, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, माइनस का 7 सेंटीमीटर। लोकेशन ऑफ इमेज क्या बन जाएगी, आप बोलेंगे 7 बटे यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.05 मल्टीप्लाइड बाय जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.1 विद अ माइनस साइन, तो ये आ जाएगी माइनस का 14 सेंटीमीटर। पहले देखो बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो लोकेशन ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशन, दैट xi इज इक्वल टू μ2 अपॉन या μ1 अपॉन μ2 टाइम्स, डिपेंड करता है आपको कैसे समझना है, μ2 अपॉन μ1 टाइम्स ऑफ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेयर μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट रे एंड μ2 इज द रिफ्लेक्टेड रे। जहां जा रही उसका ऊपर, जिससे आ रही उसका नीचे। ठीक है ना। तो ये मुझे यहां से दिखाई पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट यहां पर है कहीं, इसने यहां से ऐसे मर्ज होगी रे, और अगर ये ऑब्जेक्ट मुझे यहां दिखाई पड़ेगा तो जब ये रे यहां से जाएगी इस मिरर को, तो मिरर के पास ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है। तो अब ये मिरर फॉर्मूला, अब मिरर अगर किसी मीडियम में है और आप डिस्टेंसेस भी उसी मीडियम के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो आपको फोकल लेंथ में कोई वेरिएशन की नीड है ही नहीं, राइट। किसी तरीके कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप उसके रिस्पेक्ट में अगर आप सारे काम कर रहे हैं तो आपने कहा सर इसके रिस्पेक्ट में कहा होगी, तो आपने कहा सर इसके 28 सेंटीमीटर पे होगी, तो आपने कहा 1 अपॉन xi प्लस 1 अपॉन माइनस का 28 सेंटीमीटर, 14 इधर, सॉरी 14 और 7 21, सॉरी माय मिस्टेक, 21 पे होगी ना, 1 अपॉन 21, इट शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है इसकी, कहीं लिखी होगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फोकल लेंथ, इट शुड बी इक्वल टू 14, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी माइनस का, तो 1 अपॉन xi कितना आ गया निकल के बेटा, 1 बटे 21 माइनस 1 बटे 14, 42, 3 बटे 42, 2 बटे 42, 1 बटे 42 है ना, तो माइनस का 1/42। तो अब यहां से जो रे घूमेंगी उनके हिसाब से, सॉरी लोकेशन आएगी माइनस का 42, मतलब ये जो रे टकराएगी वो टकरा के इधर कहीं आनी थी, लेकिन वो यहां मिलेगी नहीं। 42 मतलब हो गया 7 7 14 और 21 21 और 20 41, मतलब आइडियली इसको यहां आना था, इसके 1 सेंटीमीटर पहले टकराने के बाद, सोचना जरा एक बार, है ना, टकराने के बाद रेज यहां मिलनी थी। अब लेकिन यहां होगा नहीं, क्योंकि जैसे रे घूम के आएंगी तो यहां सेकेंड रिफ्रैक्शन भी तो आएगा। अब जब सेकेंड रिफ्रैक्शन आएगा तो अब मैं आ रहा हूं सेकेंड रिफ्रैक्शन पे, जरा ध्यान से देखना, सेकेंड रिफ्रैक्शन कहां से कहां के लिए, 2.1 से 1.05 के लिए। जब मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो इस सरफेस से कितना दूर बन रहा है, तो आपने कहा सर ये 7 7 14 और मतलब कुल मिला के इसने 7 सेंटीमीटर चल लिया, 42 में 7 गए तो 35 बचेगा, तो आपने कहा सर इस सरफेस से 35 सेंटीमीटर पीछे होगा, तो आपने कहा यहां से अगर मैं xi की बात करूंगा तो वी कैन वेरी सिंपली से इट शुड बी इक्वल टू
35 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2.1 और मल्टीप्लाइड बाई 1.05। तो ये कितना आ गया? आपने कहा सर यहां से लोकेशन ऑफ इमेज जो बन जाएगी 17.5 17.5 सेंटीमीटर। आपने कहा यस, बिल्कुल सही बात है। अब ये 17.5 सेंटीमीटर मतलब इस जगह से, इस पॉइंट से जब रे डिफ्लेक्ट आएगी तो वो रे 17.5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस। तो मतलब बेटा मैं कलर चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा घिचपिच सी लगे तो मतलब ध्यान से देखना, क्योंकि लग सकता है ना। अब ये रे यहां से डिफ्लेक्ट होके यहां मिल रही, ठीक है ना। देखो इस जगह पे कितनी दूरी है, यहां से ये डिस्टेंस बन गई अपने पास 17.5 सेंटीमीटर। मतलब ये दूरी 14 थी, 14 तो ये 3.5 सेंटीमीटर आगे बन रही, 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्या यहां आ पाएगा? आपने कहा नहीं, यहां पे थर्ड रिफ्रैक्शन आ जाएगा। तो अब जब यहां पर अपना थर्ड रिफ्रैक्शन आएगा मेरे दोस्त, जब यहां पर अपना थर्ड रिफ्रैक्शन आएगा, देखो बिल्कुल बेसिक से, अगर बेसिक दिमाग में है, कोई टेंशन किसी तरीके की नहीं है। आपने कहा थर्ड रिफ्रैक्शन आएगा तो क्या करोगे? आपने कहा सर जिस मीडियम में आ रही है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, लोकेशन कितना है 3.5 पर है, तो 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 डिवाइड बाई किससे आ रही? 1.05 से। दैट इज द लोकेशन ऑफ इमेज। लोकेशन इमेज कितनी बन गई? आपने कहा सर ये बन जाएगी 4, 3.5 को 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर। तो आपने कहा इसका मतलब ये थोड़ा और इसको डाइवर्ज कर देगी तो रे कुछ यहां मिलेगी, यहां से 14 सेंटीमीटर पे, ये 20 पे था। तो पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया बताओ इमेज कितना पहले बन रही है। तो आपने कहा कि सर ये यहां से अब 14 सेंटीमीटर पे बनेगी, तो मतलब आंख से इस इमेज के बीच की दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। खत्म। मैं सिंपल चीज कहता हूं कि रादर देन आप बहुत सारी चीजों को करें, आप अपनी बेसिक चीज को पकड़ के रखिए। मैं एक एक चीज को बेसिक तौर पे लेकर आना चाहता हूं कि आप बेसिक पे आओ। अब इसी में आप लोग अभी थोड़ा सा कहानी बनाएंगे, थोड़ा घूम जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं बेसिक चीज समझ ली तो कभी कोई टेंशन नहीं आएगी। थोड़ा एक गेम मैं थोड़ा सिखाना चाहूंगा आपको, गेम ऑफ द पैराक्सियल रेस। और पैराक्सियल रेस की बात को भी थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं, और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी देना चाह रहा था कि आप इसको करिएगा जरूर, लेकिन दिख जाए तो करा दो। हाँ, एक ये क्वेश्चन भी है, दिस इज इन योर होमवर्क, डू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, बट वहां वहां पे तो कर्व मिरर था, यहाँ तो प्लेन मिरर है। जाओ और पुट करो। यहां पर एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव आ रहा है एज पर द कंडीशन। तो ठीक है, उसको लेके कंफ्यूज नहीं हो रहा, उस मतलब कंडीशन के हिसाब से है, तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। नाउ आई एम कमिंग टू वन मोर पॉइंट, दैट इज दिस गेम ऑफ पैराक्सियल रेस। अगर मैं पैराक्सियल रेस की बात करूं, अब क्वेश्चन जे एडवांस में पूछा है, मैं उसकी चर्चा भी अभी करूंगा, और किस तरीके से उस क्वेश्चन को समझना है मैं उसकी चर्चा भी अभी करने जा रहा हूं। लेकिन पहले पॉइंट आ जाता है कि रिफ्रैक्शन अगर मैं बात करूं, तो मुझे ये तो पता है, समझना, मैंने आपसे पूछा कि एक पूल के किनारे खड़े हो, बताओ पूल आपको कैसा दिखेगा, किस तरीके का पूल आपको नजर आएगा। सोचो कैसा नजर आएगा बेटा। तो अगर मैं पूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, मैं पूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, तो यहां पर एक पॉइंट मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप यहां से किसी डिस्टेंट पॉइंट को देख रहे हैं तो पैराक्सियल रेस बनेगी, वहां पर आप सिंपल कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते हैं। तो जरा आप आइए समझ लीजिए गेम ऑफ पैराक्सियल। अगर रिफ्रैक्शन के केस में आपको पैराक्सियल रेस के बारे में समझना है, देखना है, जानना है, तो कैसे समझेंगे जरा ये देखिएगा। हम सभी को एक बात पता है कि जैसे कोई एक मीडियम यहां पर है, जैसे मेरे पास कोई एक मीडियम यहां पे था, और आई ऑब्जर्व इट फ्रॉम हियर, मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं,
तो मेरे लिए ये फिनोमिना बहुत इजी रहता है और इसको समझाना मेरे लिए बहुत आसान है। हम यहाँ से बोलते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा रेज, और हम बना देते हैं कि भाई इसका इसका मतलब यहाँ इमेज बन रही होगी। और इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको याद हो कि जो हमने ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, जो हम ये वैल्यूज अप्लाई करते हैं, इस पूरी प्रोसेस में बच्चा ये जो आई और आर होता है ये हम बहुत छोटा ले लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ दोनों तरफ से जाएगा और हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लोकेट कर पाते हैं, ठीक है। तो हम जो ये फिनोमिना बनाते हैं दैट एक्स आई इट इज इक्वल्स टू, अगर ये यहाँ का μ1 है, ये μ2 है, तो इट इज सिंपली इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 टाइम्स ऑफ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस। याद रखना ये सरफेस, लेकिन दिस इज ओनली वैलिड फॉर मार्जिनली, सिर्फ मार्जिनली वैलिड है। तो आपने कहा मतलब, मैंने कहा मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहां से खड़े होके अब अगर मैं ये देखूंगा और यहां पर आई और आर इग्नोर नहीं है, मेरी आईज यहां पर है और मैं यहां से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, मेरी आईज यहां पर है और मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो अब ये एंगल छोटे नहीं रह गए। अब इफ these एंगल आर नॉट स्मॉल देन आई एम नॉट एबल टू डिफाइन। तो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे ऐसे, ये इरोडोव का क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो जब भी हम बात करते हैं तो अब यहां पर हमारे पास दो बातें जो समझनी है। जब हम पैराएक्सियल रेस को समझ रहे हो तो हमें दिमाग में ये लाना है कि हम कैसे इमेज बनाएं। इमेज बनाने की बेसिक कंडीशन क्या है? व्हाट इज द बेसिक कंडीशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन? आपने कहा सर इमेज फॉर्मेशन की एक ही बेसिक कंडीशन है कि दो रेस चाहिए भैया। इवेंट के बाद, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद दो रे पकड़ लो, जहां मिलती प्रतीत हो जाए दैट इज द इमेज। आपने कहा ठीक बात है, मतलब तो हमारी आंख पे जो दो किरणें आ रही वो कहां मिलती प्रतीत होंगी, हमें वो समझना है। कैसे समझे? मैंने कहा चलो देखो और दिखाते हैं। हमारी आईज बहुत छोटी होती हैं। यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की पूरी पोजीशन यहां पे फिट है। अब इस ऑब्जेक्ट से कुछ रेज निकल रही हैं जो कि इस मेरी आईज में जा रही है। यहां पे आंख बहुत छोटी होती है बच्चों, ये ध्यान रखना, आईज आर वेरी वेरी स्मॉल। तो ये और ऑब्वियस सी बात होती है कि आईज जो देखती हैं अब ये रे ऐसे गई तो मुझे ये कुछ यहां दिखाई पड़ेगा, दिस इज वेयर आई विल सी। अब चूंकि ये दो किरणें जो यहां से निकल गई उन्हीं से हिसाब से मैं लोकेशन बताऊंगा, राइट। तो आपने कहा देखो सर अब मैं अगर यहां इस पॉइंट को मान करूं, इसको मैंने ओरिजिन फिक्स कर दिया मान लेते हैं, क्योंकि देखो जब हम लोकेशन की बात करें तो ओरिजिन तो फिक्स करना पड़ेगा। और मान लेते हैं कि हमारी आंखों पे जो किरणें इस ऑब्जेक्ट से निकल के जा रही थी वो इस एक्स पॉइंट से निकली। अच्छा, हमारी आंखें बहुत छोटी होंगी तो ये जो किरणें होंगी बहुत नियर वाली किरणें ही मेरी आंखों में जाएंगी और उन्हीं से मैं ऑब्जेक्ट करूंगा। तो मैंने कहा यार मैं नियर अबाउट किरणों की बात करूं तो एक्स और डीएक्स से जो किरण निकल के जा रही होंगी वही दो किरणों को मैंने कोशिश करता हूं कहां पर मिलेंगी। अब एक्स से किरणें जा रही थी, ऑब्जेक्ट की लोकेशन यहां से वाई डिस्टेंस नीचे थी, एच हाइट नीचे थी मान लेते हैं। अब ये कहां होगा आपने कहा सर नहीं पता, मान लेते हैं कि ये यहां से कुछ एक्स डैश पर होगा, यहां से इस पूरी डिस्टेंस को मैं x1 मान लेता हूं या x डैश मान लेता हूं, कुछ मान, और ये मान लेते हैं कि इसकी y हो जाएगी, y डैश, x डैश बोल देते हैं ज्यादा ठीक रहेगा, 1 कुछ फैक्टर नहीं रह जाएगा तो x डैश बोल दिया, ठीक है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, मेरे को इमेज यहां दिखी। आपने कहा कि सर अब इस इमेज की डेप्थ कितनी है? सिंपल यार, डेप्थ की तो बात क्या ही करूं, ये डेप्थ थोड़ा सा नीचे यहां से आ जाएगा। अब कैसे रिलेट करें? आपने कहा देखो सर मेरे को दो कहानी है, समझना कि मैं मतलब किसी भी इवेंट कोई भी क्वेश्चन करने से पहले थॉट प्रोसेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन आना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मतलब ये बहुत ही, अभी मैं सॉल्यूशन लिख दूंगा तुमको देख लोगे तुमको लगेगा सर ऐसा है। तुम इस बात को समझो पहले कि मैं इस सॉल्यूशन को क्यों कर रहा हूं, क्या थॉट है मेरे पीछे। मैंने आपको एक थॉट समझाया कि बेटा मुझे दो किरणें चाहिए होंगी बनाने के लिए,
मेरी आंखों पे जो किरणें आएंगी वो बहुत पास पास की किरणें, क्योंकि मेरी आंखें बहुत बड़ी नहीं, इतनी पास आंखें हैं। तो दो रेज जो बहुत अगल बगल आ रहे होंगे, उन्हीं से मैं पीछे की इमेज ट्रेस करूंगा। मतलब अगर ये वाली रे मेरी आंख में जा रही है, उसके जस्ट बगल वाली रे मैंने ली और ये उसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे निकालना क्या है कि ये कितना डेप्थ पर होगी, इसकी मुझे लोकेशन कितनी डेप्थ में दिखाई पड़ेगी। तो आपने कहा ये वाई डैश भी मान लेता हूं। अगर मैं यहां पे बात करूं तो वाई डैश को कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। आपने कहा कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, अगर मैं इसको आई बोल दूं, क्योंकि ये नॉर्मल है। थोड़ा इससे बना देते हैं, ये नॉर्मल बन गया यहां पे। ये बात समझ में आती। अब जैसे जैसे हम जाएंगे तो अगर ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल आई प्लस डी आई हो जाएगा। ये वाला एंगल अगर आर है तो ये वाला एंगल आर प्लस डी आर हो जाएगा। यही तो है बेटा कहानी। आपने कहा सर ठीक है। तो मैंने कहा अगर मैं सोचूं तो मैं बोल सकता हूं दैट tan आई, सोचना जरा ध्यान से, इट इज इक्वल्स टू tan आई। अगर ये वाला एंगल आई है तो ये भी एंगल भी तो आई है, तो ये हो जाएगा x अपॉन h, और tan r हो जाएगा x डैश अपॉन y डैश। y डैश इज द लोकेशन, y डैश इज द लोकेशन जहां पे हम बात कर रहे हैं। आपने कहा सही बात है। और मैं इस लोकेशन चाहता हूं बाय चेंजिंग द एक्स। भाई एक्स को बदल रहा है, आई को बदल रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग तो वाई को लोकेट कर रहा है। मतलब एच एंड वाई आर फिक्स फॉर मी। भाई एच बदल नहीं सकता, इसकी हाइट बदल नहीं सकती। हम बदल क्या रहे हैं कि यहां से कितना आगे से रह गई है, जो वहां पहुंच रही होगी, हम सिर्फ उसी को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपने कहा सब ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो वी कैन वेरी सिंपली से दैट एक्स इज नथिंग बट एच टाइम्स ऑफ tan आई, और एक्स डैश इज नथिंग बट वाई डैश टाइम ऑफ tan आर। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं dx बदलता हूं, x का dx बदला तो इट शुड बी इक्वल टू h कांस्टेंट रहेगा। मेरे x के बदलने से h नहीं बदला ना भाई, तभी तो मैं वहां की बात कर रहा हूं। तो x के बदलने से ये sec स्क्वायर i बदला और di आ गया, क्योंकि i तो बदलेगा x के बदलने से। अगर x के x प्लस dx पे जाएंगे तो y बदल जाएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं यहां पे dx डैश पे जाऊंगा तो यहां पर बन जाएगा h की जगह y डैश इंटू sec स्क्वायर r डॉट डी आर। अच्छी बात क्या है कि आप x का परिवर्तन और dx का परिवर्तन दोनों सेम है। मतलब dx इज इक्वल टू dx डैश। आपने कहा सर ये क्यों लिखा? मैंने कहा देखो बेटा, दो रेस अगल बगल आ रही हैं, तो मैं दो रेस वो वाली पकड़ रहा हूं जो x से x प्लस dx है। तो x से x प्लस dx वाली तो रे रिफ्लेक्टेड रे भी तो वहीं से निकल के आ रही है। तो रिफ्लेक्टेड रे का भी तो डेविएशन या x का चेंज उतना ही हुआ है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो आई कैन वेरी सिंपली से, और वन थिंग दैट कैन कम ओवर हियर, दैट h sec स्क्वायर i di शुड बी इक्वल टू y डैश sec स्क्वायर r dr। तो यहां से मेरे पास y डैश की ओर निकल के आ गई दैट h अपॉन cos स्क्वायर i इंटू cos स्क्वायर r, और यहां बन गया डी आई अपॉन डी आर। आपने कहा सर किसी तरह अब ये और आ जाए तो मेरा y डैश पता चल जाएगा। मैंने कहा यार एक बेसिक थ्योरम तो अपने दिमाग में अभी बैठी हुई है। वो क्या है दैट अगर ये मीडियम म्यू है, यहां का म्यू1 है, यहां का म्यू2 है, तो आई कैन वेरी सिंपली से दैट म्यू1 साइन आई शुड बी इक्वल टू म्यू2 साइन आर। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आई कैन वेरी सिंपली से दैट म्यू1 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे कॉस आई इंटू डी आई, इट शुड बी इक्वल टू म्यू2 कॉस आर इंटू डी आर। तो यहां से अगर मैं देखूं तो आई कैन वेरी सिंपली से दैट डी आई बाई डी आर इट शुड बी इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1 टाइम्स ऑफ कॉस आर अपॉन कॉस आई। आई कैन पुट दिस वैल्यू, और हम यहां से बोल सकते दैट वाई डैश इज नथिंग बट एच इंटू, देखो बेटा ऊपर कॉस क्यूबिक फंक्शन बन जाए कॉस क्यूब आर अपॉन कॉस आई इंटू म्यू2 अपॉन म्यू1। तो जो y वेरी करता है इट वेरीज विद क्यूबिक फंक्शन ऑफ कॉस।
इट वेरीज विद क्यूबिक फंक्शन ऑफ आर, इट वेरीज विद क्यूबिक फंक्शन ऑफ आर। जब ये क्यूबिक फंक्शन के साथ वेरी करता है तो यहां पर ये कॉस क्यूब की तरह वेरी करेगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ए ओवर हियर। इसी सेम पर्सपेक्टिव पर एक और क्वेश्चन पूछा जेई एडवांस ने भी पैराक्सियल रेस पर बच्चा, और पैराक्सियल रेस पर यह क्वेश्चन उन्होंने पूछा। इसको लोगों ने बड़े अलग अलग तरीके से अतरंगी तरीकों से सॉल्व किया, बट मैं इसका एक सिंपल तरीका आपके साथ रख रहा हूं कि आप बेसिक अप्रोच क्या करो अगर आपके पास कभी पैराक्सियल कॉन्टेक्स्ट आ जाए तो पैराक्सियल कॉन्टेक्स्ट का ये जेई एडवांस का पीवाईक्यू है बेटा। क्वेश्चन देखा सभी? अब उन्होंने बोला कि वायर इज बेंड इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ एज शोन इन द फिगर। Which of the figure shown in the four option qualitatively represent the shape of the image of the bent wire? These figure are not to scale. ये स्केल पर नहीं है, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है ये जरा आप मुझे बता दीजिए। आपने कहा अच्छा बता देते हैं, जरा पूछ ही रहे हो तो बता देंगे, बताने में क्या जा रहा है आपने, तो बता दिया जाए। तो भैया अब चूंकि पहली कंडीशन क्या है, अब मैं इस पॉइंट की इमेज, क्योंकि लोगों ने लास्ट की इमेज निकाल दी, इसकी निकाल के एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, मैं भी एक्स्ट्रापोलेशन पे नहीं जा रहा हूं कि आप कॉर्नर्स की निकाल के एक्स्ट्रापोलेट करें। आई एम टॉकिंग अबाउट द जेनरिक वन। मैंने कहा बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया इसकी इमेज है कहां, ये पॉइंट पी कहां इमेज बनेगी इसकी, पॉइंट पी के लिए हम ये जरूर बोल सकते हैं 45 डिग्री एंगल है, बट एक बात समझना, पॉइंट पी के लिए ये एंगल जो ये सबटेंड करेगी रे यहां पर, ये पी पॉइंट के लिए ये एंगल थीटा ये टेंडिंग टू जीरो नहीं है। थीटा इज नॉट वेरी स्मॉल, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर ये कंपैरेबल है एफ लेंथ, और अगर एफ लेंथ कंपैरेबल है तो एंगल थीटा छोटा नहीं होगा। अगर थीटा छोटा नहीं होगा तो आपका जो मिरर फॉर्मूला आप लेके बैठे हो 1/xy प्लस 1/xy इक्वल्स टू 1/f, ये आपका इनवैलिड हो जाएगा। पहली चीज समझ लीजिए, आपके मैग्निफिकेशन फॉर्मूले, आपके ये फॉर्मूले, आपके वो फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले खराब, खत्म, पिक्चर क्लोज है। क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के केस में बेटा, इस अप्रोच को समझना। अगेन मैं हमेशा एक ही चीज जो फोकस करता हूं कि आप अप्रोच को पकड़ो। सॉल्यूशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन आप कहीं से भी सीख लोगे। आप समझो कि अगर मेरे सामने पैराक्सियल रेज आई, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा मेरे भाई, कुछ और आएगा, मुझे उसके लिए तुम्हें तैयार करना है, मैं इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें तैयार नहीं कर रहा हूं। तो ये काफी बड़ा बनेगा ना। जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं बेटा, और मैं किसी एक जनरल पॉइंट पी की बात करूं, ये एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है, मुझे पता है कि कोई मिरर फॉर्मूला वैलिड नहीं है, तो इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है? आपने कहा सर वापस वही वाले बातें पूछ रहे हो, दो रे निकाल के लाओ ना यार। दो कौन सी रे निकाली जाए? दो रेस जो हम यहां से निकाल सकते हैं, आपने कहा देखो हमको बेसिक चीजें क्या पता है कि अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो वो फोकस से पास करेगी, ये फोकस है। रे अगर पोल से जाके टकराएगी तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, और रे अगर कोई 2f से रे आ रही है तो जैसी आएगी वैसी वापस जाएगी, राइट? तो ये तीन कंडीशंस हैं जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूं। इन तीनों के मीटिंग पॉइंट से बात हो पाएगी?
अब समझना, आई कैन ओनली यूज 2 रेज ओवर हियर, जो हम यूज कर सकते हैं। आई कैन नॉट यूज दिस रे, मैं इसका यूज नहीं कर सकता हूं। आई कैन नॉट यूज दिस रे। आपने कहा क्यों? मैंने कहा देखो, जब फोकस पैराक्सियल नेचर पे चला जाएगा, जब रेस पैराक्सियल से मार्जिनल शिफ्ट हो जाएंगी, तो फोकस विल नॉट बी अ सिंगल पॉइंट। और फोकस अगर सिंगल पॉइंट नहीं होगा तो चीजें बदल जाएंगी मेरे भाई। और चीजें बदलने का मतलब ये हो जाता है कि ये रे अब फोकस से पास करे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब अब हम फोकस को स्टैंडर्ड नहीं मान सकते हैं फॉर अ मार्जिनल रे टू पास थ्रू इट। तो आपने कहा सर इसका मतलब आई कैन ओनली हैव दीज टू रेज, द रे पासिंग थ्रू 2f, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसी को तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। वो जैसे जाएगी वैसे वापस आएगी। और एक रे अगर यहां पर एंगल ऑफ आई इंसिडेंट करेगा, थीटा इंसिडेंट करेगा, तो ये थीटा एंगल ही बनाएगी। मैंने अच्छा, तो ये मीटिंग पॉइंट, मेरे पास यही 2 रेज है। आपने कहा सर ऐसे तो बहुत सारी हो सकती है। मैंने कहा हो सकती हैं, मैं निकाल नहीं सकता हूं बहुत सारी रे, मेरे पास यही 2 रे जिनके थ्रू मैं ऑप्शंस की बात कर सकता हूं। तो मैंने कहा यार अब देखो यार, अब इसका इमेज ड्रॉ करते हैं। मैं मान लेता हूं कि इसकी इमेज यहां से कुछ दूर पीछे बनेगी, मान लेते हैं x0 पे बनेगी। और मैंने यहां से कोई जनरल पॉइंट ले लिया x दूरी पर। अगर ये x दूरी का पॉइंट है तो आई कैन वेरी सिंपली से कि, अब ध्यान से देखना, मैं कंपैरिजन की कुछ बातें कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर मैं tan थीटा को देखूं तो जरा ध्यान से घूरो, tan थीटा क्या है? द tan थीटा इज सिंपली इक्वल टू, अगर ये x है बेटा तो ये भी तो x हो जाएगा, और अगर ये x है तो ये हो जाएगा f माइनस एक्स, तो x अपॉन f माइनस एक्स। और अगर मैं इसी एंगल को थीटा बोलूं तो ये वाला एंगल भी तो थीटा है, और अगर ये वाला एंगल भी थीटा है तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको हाइट h पर ले रहा हूं तो इट शुड बी इक्वल टू h अपॉन एक्स नॉट। मैंने इस एंगल को फाई ले लिया या अल्फा ले लिया, तो मैंने कहा देखो tan अल्फा को अगर इक्वेट करूं तो tan अल्फा हो गया, ये f है, जो f प्लस एक्स, तो x अपॉन f प्लस एक्स हो जाएगा। इट शुड बी इक्वल टू अल्फा, अगर इस बड़े ट्रायंगल में देखो तो क्या बन गया, h अपॉन एक्स नॉट प्लस 2f। अब अगर मैं इन 2 इक्वेशन को समझूं तो मेरे पास यहां से एक इक्वेशन बनके निकल के आ जाती है कि देखो भाई, ये x इंटू एक्स नॉट, इट शुड बी इक्वल टू h इंटू एफ माइनस एच एक्स। ये भी इधर जाएगा, x इंटू एक्स नॉट प्लस 2f इंटू एक्स, इट शुड बी इक्वल टू h इंटू एफ प्लस h इंटू एक्स। तो अब मैं h की बात करना चाह रहा हूं कि ये h कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो मैं किसी तरीके से h निकाल लूं तो मेरी काम काफी हद तक सेटल हो जाएगा। अब आपने कहा कि सर मेरे पास ये 2 इक्वेशन है, मैं h की तरफ कैसे मूव करूं या किस तरीके से मैं इसके बारे में सोचूं। तो लेट्स एलिमिनेट द सिचुएशन, और इस सिचुएशंस को हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे को चाहिए h इन टर्म्स ऑफ f कुछ निकल कर आ जाए। जरा ध्यान से देखिए और कैलकुलेशन पर फोकस करिए भैया। ये x इधर चला गया, x नॉट, और इधर 2f(x) बना है, और ये hf इधर गया है। x की वैल्यू निकाल के पुट करके देखिए। बनेगा मैनिपुलेशन? आपने कहा सर देखो, अगर मैं यहां पे देखूं, इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बनेगा, देखो जरा ध्यान से, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है ना। ये वाला इससे कैंसिल हो गया, यहां आ गया 2fx, ये वाला भी कैंसिल, इट शुड बी इक्वल टू माइनस का 2hx, ये भी माइनस का, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, x से x भी कैंसिल हो गया, आपने देखा f बराबर आ गया h। और ये भाई साहब, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कुछ भी होती, फॉर एन, ये एक अमेजिंग रिजल्ट है। तो हर एक f पे ही बनेगा, एक्स नॉट कुछ भी होगा, एक्स नॉट के बारे में चर्चा की नहीं गई, हर एक जगह एच का वेरिएशन देखा गया है। तो आप देखें एच हर जगह कांस्टेंट रहेगा, तो एच की वैल्यू एफ के बराबर ही रहने वाली, तो आपको एक कांस्टेंट फिगर बनेगा, द आंसर शुड बी डी। तो यहां से आपको मैंने पैराक्सियल की 2 बातें बताई हैं कि अगर आपको पैराक्सियल रेज है तो फोकस का रे नहीं लेनी है, आपको 2 रेज लेनी है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर वापस आएगी, और जो पोल से टकरा के पोल में वापस आ रही है वो भी वापस आएगी। इन 2 बातों की मैंने चर्चा कर दी है। बहुत सारी बातें और भी हैं इसके अराउंड।
हम लोग वो करते रहेंगे, लेकिन आप सभी लोग तब तक पढ़ाई अपनी अच्छे से करते रहिए। कोई चैलेंजेस हैं तो कमेंट में बताते रहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जेईई मेन के एग्जाम चल रहे हैं, तो जेईई मेन के एग्जाम आ रहे हैं, तो जेईई मेन में फोकस और अच्छे से कर लीजिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, क्योंकि यही बेसिक चीज़ें जेईई मेन में आने वाली है बेटा, तो इनको ध्यान से देखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।